नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की और आपके साथ मैं हूं राजीव। शुरुआत दिल्ली में सड़क हादसे की बात से। दिल्ली में बीती रात एक सड़क हादसे में ऑडी कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में ऑडी कार में सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टक्कर कितनी जोरदार रही होगी। ऑडी कार में सवार लोग धौलाकुआं से आजादपुर की तरफ जा रहे थे। ब्रिटानिया चौक पर पहुंचते ही इनकी कार बेकाबू हो गई। हादसे में मरने वाले दोनों लोग दिल्ली के मॉडल टाउन के रहने वाले थे। हादसे के चश्मदीद के मुताबिक कार बेहद तेज रफ्तार में थी और बेकाबू होकर पेट्रोल पंप के बाहर लगे पोल से टकरा गई। ऑडी कार में सवार 4 लोग एक प्रॉपर पार्टी से लौट रहे थे। शराब के नशे में थे। पुलिस के मुताबिक नशे और रफ्तार की वजह से कार बेकाबू हुई। हादसे में घायल 2 लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज कर लिया है। दिल्ली में बिजली संकट जारी है। बीती रात बिजली कटौती से नाराज लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। यमुना विहार मौजपुर रोड पर लोगों ने डीटीसी बस को आग के हवाले कर दिया। गुस्साए लोगों ने कई कारों के शीशे भी तोड़ दिए। तोड़फोड़ से बस में सवार कई लोगों को चोटें आई। नाराज लोगों ने घंटों नारेबाजी भी की और रोड पर जाम लगा दिया। हंगामे की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। लोगों का गुस्सा जिस बस पर फूटा वो 33 नंबर रूट की बस थी। मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। लोगों का गुस्सा जिस बस पर फूटा वो 33 नंबर रूट की बस थी, जो भजनपुरा से नोएडा जा रही थी। गनीमत ये रही कि तोड़फोड़ में मुसाफिरों को हल्की फुल्की चोटें ही आईं। हंगामे में 6 पुलिस वालों को भी चोट लगी है, जिन्हें गुरु तेग बहादुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। लोगों का गुस्सा का ठीकरा मीडिया पर भी फूटा। कदमपुरी और भजनपुरा इलाके में बिजली संकट को लेकर हुए हंगामे में जमकर पत्थरबाजी भी हुई। गुस्साए लोगों ने इंडिया न्यूज के रिपोर्टर का कैमरा भी तोड़ दिया। लोगों का आरोप था कि दिन भर में 12 से 14 घंटे बिजली गुल रहती है और अधिकारी उनकी परेशानी पर ध्यान नहीं दे रहे। बिजली कटौती से परेशान दिल्ली के जनकपुरी में लोगों ने सड़क पर उतरकर मोर्चा खोला। स्थानीय बीजेपी विधायक जगदीश मुखी और बिजली वितरण कंपनी बीएसईएस के खिलाफ लोगों ने जमकर नारेबाजी भी की। एक तरफ बिजली को लेकर बवाल मचा है तो दूसरी ओर विभाग लापरवाह नजर आ रहा है। दिल्ली में उपराज्यपाल के बिजली बचाने की अपील के बावजूद कई स्ट्रीट लाइटें दिन भर जल रही हैं, लेकिन बिजली विभाग इसे अनदेखा करने में लगा है। कांग्रेस ने बिजली की कटौती के लिए सीधे केंद्र और आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार बताया है। कांग्रेस नेता आरूफ यूसुफ ने कहा कि केंद्र सरकार और केजरीवाल की गलत नीतियों के चलते बिजली को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। केजरीवाल भी जिम्मेदार हैं और केंद्र की सरकार भी जिम्मेदार है। केजरीवाल भी जिम्मेदार हैं और केंद्र की सरकार भी जिम्मेदार है। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। केजरीवाल पीएम से मिलकर बिजली संकट पर चर्चा करना चाहते हैं। पीएम से मिलने के लिए केजरीवाल मुलाकात की अर्जी देंगे। इससे पहले कल केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली के बिजली संकट को 10 दिन में दूर करने के लिए दावा किया। उपराज्यपाल नजीब जंग और ऊर्जा विभाग के सीनियर अफसरों के साथ बैठक के बाद उन्होंने ये बात कही। पीयूष गोयल के अनुसार अधिकारियों को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। उपराज्यपाल नजीब जंग की मौजूदगी में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने दिल्ली की बिजली संकट के लिए शीला दीक्षित सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि पिछले 15 साल में मौजूदा सरकार ने दिल्ली में बढ़ती बिजली मांग नजरअंदाज की और उत्पादन बढ़ाने की ओर ध्यान नहीं दिया। दिल्ली में भीषण गर्मी का कहर जारी है। मंगलवार को दिल्ली में पारा 46 डिग्री के पार रिकॉर्ड किया गया। जून तक राहत भी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि दिल्ली में मानसून देर से दस्तक देगा। भीषण गर्मी में पानी की किल्लत से जूझ रही दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में हजारों लीटर पानी की बर्बादी हो रही है, जिसे सुध लेने वाला कोई नहीं है। दिल्ली जल बोर्ड की पाइपलाइन फटने से लाखों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में पानी की भारी किल्लत है, लेकिन बुराड़ी में दिल्ली जल बोर्ड की पाइपलाइन में लीकेज के चलते भारी मात्रा में पानी रोजाना बर्बाद हो रहा है। इस पाइपलाइन से 2 किलोमीटर के दायरे में 20 से ज्यादा लीकेज है। मंगलवार की रात आगरा में आग ने भीषण तबाही मचाई। हरी पर्वत के मदिया कटरा इलाके में जूते की दुकान में अचानक आग की लपटों से घिर गई। देखते ही देखते आग की लपटें शोलों में तब्दील हो गई। आग मेट्रो एंड मेट्रो शू नाम की फैक्ट्री में दूसरी मंजिल पर लगी। इसके बाद पूरी फैक्ट्री को आग की लपटों ने घेर लिया। रॉ मटेरियल और केमिकल की वजह से आग भयानक होती चली गई। फैक्ट्री से उठती आग की लपटों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भीषण थी।
आग लगने की खबर मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। बेकाबू होती आग को देखते हुए दमकल की 1.5 दर्जन गाड़ियां मौके पर बुला ली गईं, लेकिन तब भी आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया। इसके बाद आग बुझाने के लिए सेना की मदद मांगी गई। सेना ने करीब आधा दर्जन दमकल की गाड़ियों को मौके पर भेजा। आग की वजह से फैक्ट्री वाली बिल्डिंग में दरार पड़नी शुरू हो गई, जिसकी वजह से बिल्डिंग के गिरने का खतरा भी बढ़ गया। बिल्डिंग से ठीक सटे पेट्रोल पंप है, इसलिए दमकल विभाग और प्रशासन के अधिकारी की परेशानी और बढ़ गई थी। बेकाबू हो रही आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग के कर्मचारियों ने काफी मुशक्कत की। घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग से लाखों का सामान जलकर राख होने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई। कानपुर के सचेंडी इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक पेपर मिल में भीषण आग लग गई। आग मिल के बॉयलर में इस्तेमाल होने वाले रॉ मटेरियल से भड़की और देखते ही देखते पूरी मिल में फैल गई। मिल में बड़ी संख्या में कागज बनाने में इस्तेमाल होने वाला रॉ मटेरियल मौजूद था, जिससे आग बहुत तेजी से फैली। खबर मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग के चलते भारी नुकसान की बात कही जा रही है। आग लगने की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। राहत की बात यह है कि आग लगते ही मिल में मौजूद सभी कर्मचारियों को वक्त रहते बाहर निकाल लिया गया। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक आम आदमी पार्टी फिर से दिल्ली में सरकार बनाने की कोशिश में जुट गई है। अखबार के मुताबिक पिछले एक हफ्ते में कांग्रेस के कई विधायकों ने आम आदमी पार्टी के एक सीनियर लीडर से मुलाकात की। आपके इस नेता ने कांग्रेसी विधायकों से कहा कि वो अपने पार्टी नेतृत्व पर आप सरकार को समर्थन देने के लिए दबाव बनाए। वहीं कांग्रेस नेता अजमाकन शकील अहमद और अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि आपके साथ सरकार बनाने की संभावना न के बराबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों को नया निर्देश दिया है। मोदी ने इन सारे मंत्रियों को अपनी संपत्ति, देनदारी और किसी भी कारोबारी हित का ब्यौरा देने को कहा है। मंत्रियों को 2 महीने के अंदर ये ब्यौरा सौंपना होगा। पीएम की ओर से एक और निर्देश जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि सभी सुनिश्चित करें कि उनके पारिवारिक सदस्य ना तो कोई ऐसा कारोबार करें, न सरकार को सेवाएं देने वाला हो। इसी तरह मंत्रियों के पति या पत्नी या आश्रित किसी दूसरे देश के मिशन में नौकरी पर पूरी तरह रोक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को यूपीए सरकार की बनाई गई 4 कमेटियों को भंग कर दिया। इन कमेटियों में सबसे पहला नाम यूनिक आइडेंटिफिकेशन पर बनी कमेटी UIGAI का है। इसके अलावा महंगाई, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन और विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के मामले पर बनाई गई कैबिनेट कमेटियों को भी सरकार ने भंग कर दिया है। मोदी सरकार ने सिर्फ कैबिनेट कमेटियों को ही भंग नहीं किया, बल्कि एक और अहम बदलाव का संकेत दिया है। सूत्रों के मुताबिक अब केंद्रीय कैबिनेट की बैठक गुरुवार को नहीं बल्कि बुधवार को होगी। इससे पहले सरकार ने सभी मंत्री समूह यानी कि EGM को और GOM को भंग कर दिया था। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा आज भी जारी रहेगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपना जवाब देंगे। पीएम मोदी शाम 4 बजे लोकसभा और शाम 5 बजे राज्यसभा में अपना जवाब देंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान रूडी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबको साथ लेकर चलेंगे। हमारे प्रधानमंत्री बड़े दिल के हैं, बड़ा दिल है उनका और हम सबको साथ लेके चलेंगे। आप सबको साथ लेके चलेंगे। आप शोर मत मचाएं, हम जरूर आपको इस देश के निर्माण में साथ लेके चलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि जिस गुजरात ने गांधी जी जैसा शांति पुरुष, सरदार पटेल जैसा लौह पुरुष दिया, उसी गुजरात ने अब मोदी जैसा विकास पुरुष दिया। गुजरात ने हमें महात्मा गांधी दिया, हमें शांति पुरुष दिया। गुजरात ने हमें लौह पुरुष दिया, सरदार पटेल दिया, और इस बार गुजरात ने हमें विकास पुरुष दिया है। रूडी ने कहा कि सरकार चलाने में सोनिया गांधी का भी विचार लिया जाएगा, लेकिन वैसे विचार कबूल नहीं किए जाएंगे जिसके चलते 65 साल में देश की दुर्दशा हुई। सब आप सोनिया जी आप भी कुछ कहेंगे हम जरूर सुनेंगे, मुलायम सिंह जी आप भी कुछ कहेंगे जरूर सुनेंगे, लेकिन एक बात जरूर याद रखिएगा कि जिस तरह से आपने देश को 65 वर्ष चलाया है, उस तरह का एक सुझाव भी आप लेके आएंगे तो हम कतई उसे स्वीकार नहीं करेंगे। इससे पहले कल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी के एक बयान पर लोकसभा में आरजेडी सांसदों ने हंगामा किया। रूडी ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी का नाम लिए बगैर उन्हें साहिब और मेम साहिब कहा था। अब मेम साहब दोनों नहीं आए, आप कहे परेशान है। मेम साहब और साहब दोनों नहीं आए, आप क्यों तंग कर रहे हैं? राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राज्यसभा में चर्चा की शुरुआत सत्तापक्ष की तरफ से मुख्तार अब्बास नकवी ने की। उन्होंने शेरो शायरी के जरिए बताया कि मोदी सरकार किसी भी समुदाय से भेदभाव नहीं करेगी। हुकूमत में तूफान क्या देखता है, तू हाकिम बना है तो इंसाफ भी कर, तू हिंदू मुसलमान क्या देखता है। तो जब हम हाकिम बने हैं तो इंसाफ करेंगे, हिंदू और मुसलमान नहीं देखेंगे।
यूपी में कानून व्यवस्था के हालात पर बीएसपी ने राज्यसभा में जमकर हंगामा किया। यूपी सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करते हुए बीएसपी सांसद वेल में आ गए और राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार भी किया। Thank you. Please allow the chair to proceed. Please. राज्यसभा से वॉकआउट करने के बाद मायावती ने केंद्र सरकार और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी मिली हुई है, इसीलिए यूपी में कार्रवाई नहीं हो रही। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ओर से कोई भी जवाब नहीं आया, भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई भी जवाब नहीं आया। तो इसका मतलब यह है कि पहले कांग्रेस वाले मिले हुए थे सपा से, अब बीजेपी वाले मिले हुए। मायावती ने यह भी कहा कि अगर 4-5 दिनों में बदायूं केस को सीबीआई के हवाले नहीं किया जाता तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी। उन्होंने यह भी कहा कि पिछड़े वर्ग की लड़कियों के साथ दरिंदगी हुई है और पीएम चुप्पी साधे हुए हैं। यूपी की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रदेश के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में सीएम अखिलेश यादव ने चेतावनी देते हुए कहा कि आपराधिक वारदातों के लिए अब सीधे डीएम और एसपी पर जवाबदेही बनेगी। यूपी के मुख्य सचिव आलोक रंजन ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था को लेकर सख्ती बरतने को कहा है। अपराध की सूचना मिलने पर सीनियर अफसरों को भी मौके पर जाने को कहा गया है। यूपी में बिगड़ती कानून व्यवस्था से लोगों का हाल बेहाल है, मगर सूबे की वारदातों से बेखबर अखिलेश सरकार के मंत्री मौज मस्ती में मशगूल हैं। कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव मेरठ में एक फैशन शो में नजर आए। बदायूं गैंगरेप पीड़ित के परिवार सीबीआई जांच की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। इस मामले में यूपी के प्रधान सचिव गृह दीपक सिंघल ने कहा कि सरकार पहले ही सीबीआई जांच की सिफारिश कर चुकी है। गंगा नदी को गंदा करने और उसमें थूकने वालों को सरकार जेल भेजने की तैयारी में है। सूत्र बताते हैं कि जल संसाधन मंत्रालय ऐसा कानून बनाने वाला है जिसमें गंगा में गंदगी फैलाने वालों को जुर्माने से लेकर जेल तक की सजा हो सकती है। सूत्रों से खबर है कि गंगा नदी को प्रदूषित करने, उसमें कूड़ा डालने, यहां तक कि थूकने और 3 दिनों की कैद और 10,000 का जुर्माना हो सकता है। अगर ये जुर्माना नहीं भरा गया तो सजा 3 दिन से बढ़ाकर 10 दिन की जा सकती है। संसद भवन में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को अपना कमरा वापस मिल गया है। कमरा नंबर 4 में फिर से उनके नाम की नेम प्लेट भी लगा दी गई है। हालांकि नेम प्लेट में उनके नाम के साथ एनडीए का कार्यकारी अध्यक्ष नहीं लिखा हुआ है। पिछले दिनों ही संसद भवन के कमरा नंबर 4 से आडवाणी की नेम प्लेट हटा ली गई थी। यह कमरा एनडीए के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर लालकृष्ण आडवाणी को आवंटित किया गया था। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज 25 जून से 3 दिन के बांग्लादेश दौरे पर जा रही हैं। इस दौरान वो बांग्लादेश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगी और कई मुद्दों पर बातचीत होगी। केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे की मौत के मामले में केंद्र सरकार जल्द ही सीबीआई जांच का आदेश दे सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने महाराष्ट्र बीजेपी के नेताओं को सीबीआई जांच का भरोसा दिया है। दरअसल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस ने राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी और सीबीआई जांच की मांग उठाई थी। 3 जून को दिल्ली में मुंडे की सड़क हादसे में मौत हुई थी। लोकसभा चुनाव में हुई करारी हार के बाद कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी को भंग कर दिया है। हालांकि निर्मल खत्री फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। नई कार्यकारिणी पर बाद में फैसला होगा। समाजसेवी अन्ना हजारे आम आदमी पार्टी से अलग हुए लोगों के साथ मंथन करने वाले हैं। बेंगलौर में 13 से 15 जून तक टीम अन्ना के सदस्यों और आम आदमी पार्टी छोड़ चुके नेताओं के बीच में अहम बैठक होने वाली है, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। बेंगलुरु में होने वाली इस बैठक में अन्ना हजारे, उनके अहम सहयोगी जस्टिस संतोष हेगड़े भी मौजूद रहेंगे। साथ ही केजरीवाल का साथ छोड़ने वाले कैप्टन गोपीनाथ, अश्विनी उपाध्याय, मधु भादुड़ी भी बैठक में रहेंगे। हिंदू राष्ट्र सेना के मुखिया धनंजय देसाई को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। भड़काऊ भाषण के आरोप में देसाई पहले से ही गिरफ्तार है। अब मोहसिन शेख मामले में देसाई पर हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। मुंबई पुलिस ने इस मामले में अब तक 21 लोगों को गिरफ्तार किया है। यूपी पुलिस अभी ग्रेटर नोएडा के दादरी में बीजेपी विजय पंडित मर्डर केस सुलझा नहीं पाई थी कि एक और बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई। मुजफ्फरनगर में 2 बदमाशों ने पार्टी के उपाध्यक्ष ओमवीर की गोली मारकर हत्या कर दी। सेना से रिटायर हुए ओमवीर बाइक से जा रहे थे। इसी दौरान 2 बदमाशों ने उन्हें रोककर फायरिंग कर दी। पुलिस हत्यारों की तलाश कर रही है। 7 जून को ही बीजेपी नेता विजय पंडित की हत्या का मामला अभी सुलझा भी नहीं कि एक और बीजेपी नेता की हत्या से कई सवाल खड़े हो गए हैं। यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर चौतरफा गिरी अखिलेश सरकार को जवाब देना भारी पड़ रहा है। बीजेपी नेता विजय पंडित की हत्या के विरोध में तीसरे दिन भी ग्रेटर नोएडा के दादरी में बाजार बंद रहे।
ब्रेक के बाद अब खबर पश्चिम बंगाल से, जहां माल्टा में पुलिस और पब्लिक के बीच में हिंसक झड़प हुई। फीस बढ़ोतरी के खिलाफ ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस फायरिंग से लोगों का गुस्सा और भड़क गया और उन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी। असम के नगांव जिले में भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों में झड़प हो गई। यह हंगामा तब शुरू हुआ जब भूमि विवाद को लेकर एक झड़प के बाद एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के 4 लोगों की हत्या कर दी। उत्तराखंड में एक टूरिस्ट बस भागीरथी नदी में गिर गई। बस में कुल 13 रूसी यात्री सवार थे, 2 की मौत हो गई। यह हादसा उत्तरकाशी जिले के भागोड़ी गांव के करीब हुआ। बताया जा रहा है कि सभी यात्री उत्तरकाशी से गंगोत्री जा रहे थे। हिमाचल के मंडी में ब्यास नदी में हुए हादसे पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए 16 जून तक स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। हिमाचल प्रदेश के सीएम वीरभद्र सिंह ने मंडी हादसे को लेकर मुआवजे का ऐलान किया है। आसाराम की पूर्व वैध और आसाराम यौन उत्पीड़न केस के अहम गवाह अमृत प्रजापति की अहमदाबाद के अस्पताल में मौत हो गई। 23 मई को राजकोट के पेडक रोड पर जब प्रजापति अपने क्लिनिक में बैठे हुए थे तभी मरीज बनकर आए लोगों ने उन पर गोलियां बरसा दी। अमृत प्रजापति ने दावा किया था कि उन्होंने आसाराम को कई बार लड़कियों के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा। साथ ही प्रजापति ने यह भी कहा था कि वो अफीम और कई तरह की दवाओं का सेवन भी करते हैं। मुंबई सदर थाने में एक सीनियर डॉक्टर को अश्लील हरकतें करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में बदमाशों ने सर्राफा कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। झारखंड के जमशेदपुर में अज्ञात बदमाशों ने एक महिला की गला रेतकर हत्या कर दी। पंजाब के जगरांव में खुदाई के दौरान कारतूस के साथ बम और ग्रेनेड मिलने से दहशत फैल गई। गाजियाबाद पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से दिल्ली से लूटा गया 20 लाख की कीमत का स्क्रैप मिला। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए इंडिया ए की टीम का चयन कल होगा। यह दौरा जुलाई-अगस्त में होगा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने पहले टेस्ट मैच में मलेशिया को 5-0 से रौंद दिया। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के ओपनर इयान बेल को इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेटर ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा है। एटीपी एगॉन चैंपियनशिप में सोमदेव देववर्मन को पहले ही दौर में हार का सामना करना पड़ा। खराब प्रदर्शन के चलते सोमदेव को लगातार न सिर्फ चौथे टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा बल्कि इसका असर उनकी रैंकिंग पर भी पड़ा है। इंग्लैंड ने बेल्जियम को 3-2 से हराकर पुरुष हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। फीफा वर्ल्ड कप के आगाज से पहले अभ्यास मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए फ्रांस की टीम ने जमैका को 8-0 से रौंद दिया। जिमी नेशाम अपने पहले 2 टेस्ट में शतक जमाने वाले न्यूजीलैंड के पहले बल्लेबाज हो गए। फीफा वर्ल्ड कप के लिए मैकडॉनल्ड ने एक एडवर्टीजमेंट बनाया है जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पाकिस्तान के कराची में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच चल रही मुठभेड़ खत्म हो गई है। आतंकवादियों ने एयरपोर्ट के करीब बने एयरपोर्ट सिक्योरिटी पोस्ट के कैंप को निशाना बनाकर हमला किया था। तालिबान के पाकिस्तानी गुट तहरीक तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। कराची एयरपोर्ट हमले की संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने निंदा की है। अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने अपनी किताब हार्ड चॉइसेस में बड़ा खुलासा किया है। हिलेरी ने लिखा कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के अलकायदा और तालिबान से करीबी रिश्ते हैं। हिलेरी ने अपनी किताब में लिखा कि लादेन के खिलाफ अभियान के बारे में राष्ट्रपति ओबामा समेत सभी अधिकारियों ने लंबी चर्चा की थी। अफगानिस्तान के गजनी इलाके में आतंकियों ने 35 प्रोफेसरों को अगवा कर लिया। इराक में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हिंसा तेज हो गई है। नाइजीरियाई चिबोक इलाके से आतंकी संगठन बोको हराम ने 20 महिलाओं को अगवा कर लिया। ब्राजील में फुटबॉल वर्ल्ड कप से पहले हड़ताल का खतरा मंडरा रहा है। पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ के घर पर तैनात 2 कांस्टेबलों को बर्खास्त कर दिया गया है। और ऋतिक रोशन अपने बेटों के साथ फॉरेन टूर पर है। उन्होंने अपने बेटों के साथ डिज्नीलैंड में जमकर मस्ती की। और इसी के साथ फिलहाल सुपरफास्ट 100 में बस इतना ही।